दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई वॉरियर, कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके पास अस्त्र शस्त्र बहुत सारे होते हैं जिससे वो युद्ध में लड़ सकता है और उस युद्ध को सफल होकर जीत सकता है। वैसे ही हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये करने के लिए जब हमारे सामने दो विलन हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास करने में कौन सी बाधाएं आती है, कौन से विलन आते हैं, तो मैं उसको विलन के तौर पर देखता हूँ। एक है रिसेशन जिसको बोलते हैं मंदी, और एक है इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं महंगाई। ये दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों ही परिस्थिति में हमारा देश आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास हासिल नहीं कर सकता है। जब भी हमारे देश में दोनों विलन में से कोई भी विलन की एंट्री होती है तो आरबीआई नाम का योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर मैदान में आ जाता है। कौन से है ये अस्त्र शस्त्र? तो ये अस्त्र शस्त्र कोई तलवार, कोई बंदूक, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है दोस्तों। ये अस्त्र शस्त्र है उनकी पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारी देश की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो एक वॉरियर है। जब भी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को रोकने के लिए दो विलन आते हैं, रिसेशन या इन्फ्लेशन। रिसेशन इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि पैसे की सप्लाई हमारे देश में बहुत कम हो जाती है। तो उस परिस्थिति में आरबीआई अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल करके पैसे की सप्लाई को बढ़ा देता है और रिसेशन नाम के विलन को हारना पड़ता है, वहां से उसको जाना पड़ता है और हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्परस है, हमारी जो समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, वो वापस हासिल हो जाती है। जब भी हमारे देश में पैसे की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में एक्सेस पैसे आ जाते हैं, लिक्विडिटी आ जाती है, तब इन्फ्लेशन नाम का विलन आ जाता है। महंगाई बढ़ती जाती है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करता है। तब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी नाम का शस्त्र लेकर उसका ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि देश में पैसे की सप्लाई कम हो जाए और इन्फ्लेशन नाम के विलन को जाना पड़े, हारना पड़े, महंगाई कम होनी पड़े और हमारे देश में वापस आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रगति और आर्थिक स्थिरता आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम उसी टूल के बारे में बात करेंगे। तो आरबीआई के पास ऐसा कौन सा शस्त्र, ऐसा कौन सा टूल है? वो है मॉनेटरी पॉलिसी। और दोस्तों, आरबीआई ये पॉलिसी क्यों बनाती है? ताकि देश में आर्थिक स्थिरता बरकरार रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ना रिसेशन आए ना इन्फ्लेशन आए। दोस्तों, रिसेशन या इन्फ्लेशन आता क्यों है? क्योंकि जब देश में पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस आता है, जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस बनता है, तब जाकर रिसेशन या तो इन्फ्लेशन आता है। तो ये पैसे की सप्लाई को कंट्रोल में रखते हैं। आरबीआई को लगता है कि अगर रिसेशन है तो वो पैसे की सप्लाई को बढ़ा देते हैं, और जब उनको लगता है कि इन्फ्लेशन है तो वो पैसे की सप्लाई को कम कर देते हैं। इस तरीके से हमारे देश में हम बहुत तेजी से आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास हासिल कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सके। इसलिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है समय समय पर, और हमारे देश में पैसे की सप्लाई को क्या करती है? रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है और पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाती है। आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। समझते हैं आज मॉनेटरी पॉलिसी। In economic theory, monetary policy is the policy which regulates the demand for money and supply of money in the economy. Economic theory में monetary policy एक ऐसी पॉलिसी है जो पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाती है, उसको नियंत्रित करती है। It is essential to regulate this as an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation और deflation। ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों के बीच में संतुलन बनाया जाए, क्योंकि पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई के बीच में अगर इम्बैलेंस होगा, अगर असंतुलन होगा, तो हमारे देश में या तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी या तो हमारे देश में रिसेशन आ जाएगा, चीज़ों के दाम कम होने लगेंगे। रिसेशन जिसको बोलते हैं, डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स को एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा ज़्यादा प्रोडक्शन करने का और हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हायर रेट से नहीं हो पाएगी। कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। अगर हमारे देश में पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस रहा, अगर हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो गई, तो हमारी जो करेंसी की, रुपीस की जो वैल्यू है वो भी गिरने लगेगी। एंड डिस्टेबलाइजेस द इकोनॉमी। हमारी जो पूरा जो अर्थतंत्र है वो अस्थिर होने लगेगा, डिस्टेबलाइज होने लगेगा। हैंस मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। इसको हम देश में स्थिरता लाने वाली नीति भी बोलते हैं। In earlier times, the purpose of monetary policy in India was more to regulate the volume of money, value of money and nature of money.
पहले के समय में मॉनेटरी पॉलिसी तो पहले भी बनाई जाती थी और आज भी बनाई जाती है, पर गोल अलग अलग हो गए, उद्देश्य अलग अलग हो गए। पहले के समय में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते थे आज से थोड़े साल पहले, वो क्यों बनाते थे? तो पैसे की जो सप्लाई, जो वॉल्यूम है, कितना छापना है, ठीक है, पैसे की वैल्यू है उसको, क्योंकि पहले आरबीआई डिसाइड करती थी बिफोर 1991। हमारी करेंसी की जो वैल्यू थी, रुपीस की वैल्यू, वो 1991 से पहले आरबीआई डिसाइड करती थी। तो वैल्यू कितनी रखनी है रुपीस की, और नेचर ऑफ मनी, कितने करेंसी नोट्स कितने छापने हैं, कितने तरह के M1, M2, M3, M4, 4 तरह के पैसे होते हैं दोस्तों। ये पैसे, वो क्लासिफिकेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो कितने तरह के पैसे हमें ज्यादा रखने, M1, M2, M3, M4, ठीक है, मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। तो ये 4 तरह के मनी होते हैं, उसमें से कितने तरह के मनी हमें ज्यादा रखने, कितने कम रखने, जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ मनी। अब आप बोलोगे सर तो उसका क्या गोल चेंज हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का? हाँ, पहले के समय में ये 3 चीजों के लिए, वॉल्यूम ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए, वैल्यू ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए और नेचर ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती थी। और आज के समय में, इन द प्रेजेंट टाइम, द मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन। दोस्तों, आज जो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है वो क्रेडिट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ज्यादा क्रेडिट देना है, ज्यादा लोन देनी है या कम लोन देनी है, इसके लिए। अब आप बोलोगे सर ये गोल क्यों चेंज हो गया और पूरा क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि आप लोग समझना दोस्तों, पहले के समय में आप याद करो कि अपने दादा दादी अगर है तो उनसे पूछना कि पहले के समय में क्या ज्यादातर लोन लेते थे? पहले के समय में वो लोग गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कैसे करते थे? तो हमारे दादा दादी मेहनत करके एक एक पाई बचाकर, पैसे बचाकर, फिर वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते थे। एक बार उनके पास पैसे इकट्ठा हो जाए उसके बाद वो लोग डिमांड करते थे। और आज के समय में कैसा हो गया है दोस्तों, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या आज का समय कैसा हो गया है कि जॉब लगी नहीं और हमने लोन के ऊपर बहुत सारी चीजें ले ली। तो आजकल जो डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो ज्यादातर लोन से होती है। लोन से पैसे की सप्लाई आजकल बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए लोन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और लोन जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, तो इसलिए आजकल जो, क्योंकि पहले के जमाने में ज्यादातर लोन लेते नहीं थे, और आजकल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, इवन मोबाइल भी लोन से मिलता है, फर्नीचर भी लोन से मिलता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी भी लोन से मिलता है। तो आजकल जो हम ज्यादातर जो पैसे की सप्लाई बढ़ती है वो लोन की वजह से बढ़ती है। डिमांड जो बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज की, वो लोन की वजह से बढ़ती है। इसलिए अब आरबीआई का जो गोल है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल में रखने के लिए है कि क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है या क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है। अगर रिसेशन चल रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है, और अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन देना, उधार पैसा देना, उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अगर देखो दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस का समय चल रहा है अभी, इस समय में अभी आरबीआई क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसे सप्लाई कर रही है मार्केट में। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि अभी रिसेशन जैसी सिचुएशन आ गई है, अभी लोगों के पास पैसे है नहीं। तो अभी आरबीआई का क्या काम, अभी आरबीआई क्या चाहती है कि हमारे देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, ये रिसेशन डिप्रेशन में ना कन्वर्ट हो, ठीक है, बहुत गहरी मंदी ना आ जाए, नहीं तो बहुत सालों तक हम इससे उबर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आरबीआई क्या कर रही है, जितना हो सके उतना पैसा क्या कर रहे हैं वो लोग मार्केट में डाल रहे हैं, लिक्विडिटी डाल रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा रहे हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, ताकि हम रिसेशन से डिप्रेशन में ना जाए और जल्दी से इस रिसेशन को टेकल कर सके। ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे पैसे की सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी के समय में मैंने आपको बताया दोस्तों कि अभी रिसेशन जैसा समय है, तो आरबीआई पैसे की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। अगर मान लो कि थोड़े समय के बाद इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जाती है, हर चीजों की डिमांड बढ़ती जाती है, बहुत पैसा मार्केट में आ गया है, तो उस वक्त आरबीआई क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएशन को कम कर देंगी। उसके लिए उनके पास है पॉलिसी, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्थिरता लाने वाली नीति। चलो इसकी डेफिनेशन समझते हैं दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट्स द कॉन्शियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी which bring about changes in the stock of money, source, generation of money and cost of money. मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे सभान कदम है, ऐसे जागरूक अवस्था में उठाए गए कदम है हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा,
मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है हमारे देश में? आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा उठाए गए ऐसे सभान अवस्था में उठाए गए ऐसे कदम हैं जिससे हमारे देश में पैसे के स्टॉक में, हमारे देश में पैसे की जो सोर्स है उसमें, और हमारे देश में जो पैसे मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो जब भी पैसे की सप्लाई बढ़ानी हो तो इन सब में चेंज करती है आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी। ये थी फर्स्ट डेफिनेशन। देखो कॉन्शियस स्टेप्स का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती होगी तो उस वक्त क्या गवर्नर ऐसा बोलते होंगे, ऐसा बोलते होंगे कि चलो सब लोग 2-2 पैक मार लेते हैं हम लोग और फिर हम लोग पॉलिसी बनाते हैं तो आसानी से बना? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। वो देखो, अगर कोई भी इंसान, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान पैक मारेगा तो क्या वो सभान जागृत अवस्था में होगा? वो तो आधा जागृत अवस्था में होगा, अनकॉन्शियस माइंड होगा उसका, समझ रहे हो? तो कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? एकदम सभान, एकदम जागृत अवस्था में, उसको बोलते हैं कॉन्शियस स्टेप्स। कॉन्शियस मतलब सभान, जिसको सारी सिचुएशन पता है और उसके बाद वो कदम उठाते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी constitutes the conscious steps undertaken by the monetary authority which bring about changes in the stock of money, source, generation of money and cost of money। अगर पैसे की सप्लाई बढ़ानी है तो कॉस्ट को कम कर देंगे, और अगर पैसे की सप्लाई को कम करनी है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देंगे। अब इससे जो अच्छी डेफिनेशन से 2 डेफिनेशन जो आपको आसानी से समझ में आएगी और जो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, द पॉलिसी विच एंट्रस्ट वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक मतलब सर्वोच्च बैंक, देश की सर्वोच्च बैंक जो है आरबीआई, with the purpose of achieving general economic objectives is called monetary policy। दोस्तों हमारे देश के कुछ जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि हमें हायर रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनना है, हमें बेरोजगारी कम करनी है, डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, हमें आय की असमानता कम करनी है, डिक्रीजिंग अनइक्वालिटी, हमें गरीबी कम करनी है, डिक्रीजिंग पॉवर्टी। ये सारे हमारे कॉमन जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। जब हम आज़ाद हुए थे और प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था तब से ये हमारे गोल है। अगर आरबीआई नहीं होगी तो ये गोल कैसे पूरे होंगे? तो हमारे देश के कुछ सामान्य आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, फॉर अचीविंग जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें देश की सर्वोच्च बैंक को हम पैसे की सप्लाई नियंत्रित करने के साधन उनको सौंपते हैं। द पॉलिसी विच एंट्रस्ट, एक ऐसी पॉलिसी जो सौंपती है, क्या सौंपती है? वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी, जो अलग अलग टूल्स सौंपते हैं पैसे की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। और किसको सौंपते हैं? इन द हैंड्स ऑफ द अपेक्स बैंक, देश के सर्वोच्च बैंक को, विद द पर्पस ऑफ अचीविंग जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे देश के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करने के साधन किसको देते हैं? देश की सर्वोच्च बैंक को देते हैं। इस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और यही है मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे टूल्स हमने दिए हैं आरबीआई को, गवर्नमेंट ने ऐसे टूल्स दिए हैं आरबीआई को। ऑटोनॉमस बॉडी है आरबीआई, गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं मान सकते, मतलब गवर्नमेंट उनको ऑर्डर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सजेशन दे सकते। बाकी आरबीआई अपने जो गोल है उसके लिए काम करता है। आरबीआई का एक ही गोल है, देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया है? टूल्स दिया है, अलग अलग टूल्स दिए हैं। एक ऐसी पॉलिसी उनके हाथ में दी है जिससे वो पैसे की सप्लाई को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और तीसरा, इन सिंपल टर्म्स, the policy undertaken by the apex bank for regulating the supply of money in order to maintain economic stability। एक ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई अपेक्स बैंक, देश की सर्वोच्च बैंक बनाती है पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की प्रक्रिया बनी रहे, एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। और लोगों का हित भी बना रहे, लोगों का हित भी बना रहे मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई ना बढ़े। देखो दोस्तों, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम आरबीआई क्यों करती है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम आरबीआई हमारे लिए करती है ताकि हमारे ऊपर बर्डन ना आए, और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे क्या होगा? इससे उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। जो मैंने चैप्टर 3 में आपको समझाया था, मनी एंड इन्फ्लेशन, एक बार वो वीडियोस आप सब लोग देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन के कितने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 विलन है, रिसेशन और इन्फ्लेशन। तो आरबीआई क्या करती है? दोनों चीज़ों का ध्यान रखती है, बहुत प्राइजेस कम भी ना हो जाए, क्योंकि प्राइजेस कम होंगे तो प्रोड्यूसर्स को एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा चीज़ें बनाने का।
तो बहुत प्राइजेस कम भी ना हो जाए और बहुत प्राइजेस बढ़ भी ना जाए। तो इकोनॉमिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाती है आरबीआई जिससे देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों ये थी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का टूल है देश में आर्थिक स्थिरता बरकरार रखने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए। आशा रखता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में और भी आप जानना चाहते हो तो वीडियोस जो पीछे जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और जो आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँ वो आप देखते रहना, इसको फॉरवर्ड करना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए हम रखते हैं इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।